नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है नाजरीन कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हैं तो वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए आप मालूम कर सकें। इसीलिए हमने अपनी नौयत का एक अलग प्रोग्राम शुरू किया ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील डॉक्टर फ़ारूक खान। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उसके ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें या टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें ताकि जो भी आपके सवाल है वो हम तक आसानी से पहुंच सके और फ़ारूक साहब उसका बेहतर अंदाज में जवाब दे सकें। फ़ारूक साहब, कॉल ले हम उससे पहले आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दील मजहब ऑर्डिनेंस 2020 को आज गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का हालिया फैसला आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा। अगर कोई मामला अब आता है तो सज़ा कोर्ट को ही तय करना है, तो किस बुनियाद पर इसका तयन होगा? आइन की बुनियाद पर या जो यूपी हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है उसके बुनियाद पर? देखिए, कानून कुछ भी पास हो जाए लेकिन जजमेंट्स को इंटरप्रेट तो जो आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जो अभी हालिया आया है, जी जी, और इसी स्टेट ने कानून भी किया है। बात ये है कि जबरन किसी का मजहब बदलना ये अपने आप में पहले से ही जुर्म है। जी जी, ये इसके लिए कोई नए कानून की जरूरत नहीं है और इस पे लोगों को सजाएं भी हुई हैं, मुकदमे भी चले हैं। अब लेकिन इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाके या कानून इनेक्ट करना, मुझे लगता है कि इसकी कोई खास जरूरत थी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कौन ये कहेगा? जो ये कहेगा जब ये जुर्म साबित होगा, अगर कोई ये क्लेम करता है, मैं क्लेम करता हूं कि फलाने शख्स का जो है वो जबरदस्ती मजहब जो है वो चेंज कराया गया, पर ये तय कौन करेगा? किसकी गवाही यहाँ मायने रखेगी? उस आदमी की ना, अगर वो बालिग है, या उस आदमी की या उस औरत की। अब वो ये कहती है आके, या वो मोहतरमा या वो हजरत की, नहीं साहब मैंने तो कोई धर्म जबरदस्ती चेंज नहीं हुआ, तो आप इसको साबित कैसे करें? तो मुझे ये ज्यादा पॉलिटिकल गिमिक लगता है, रादर कोई मैं इसको लीगल स्टैंडिंग से इवैल्यूएट करूं। ठीक है। नहीं, आपने कहा कि दो मियाँ बीवी जिन्होंने शादी कर ली है अब या मजहब तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि उनके घर वाले इस पर ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, घर वाले कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो ऐसी हालत में क्या हो सकता है? अब इस बात को समझिए आजमी साहब की, अगर जिसने इंटरफेथ में शादी की है और दोनों शादी करने वाले लड़के और लड़की दोनों बालिग हैं, एडल्ट्स हैं, तो उनके घर वाले क्या कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट के रिपीटेड जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट्स के रिपीटेड जजमेंट है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत आई ओपनिंग जजमेंट है। जी जी, बिल्कुल। कि वो दो लोगों को, लड़के और लड़की को, हिंदू और मुस्लिम के तौर पे नहीं देखते, वो इस तौर पे देखते हैं कि दोनों एडल्ट इंडियंस हैं, वो दोनों ही इस देश के, इस मुल्क के शहरी हैं और बालिग हैं, तो वो अपने फैसले का अख्तियार कर सकते हैं। अब इस मुल्क में आज के वक्त में अगर दो एडल्ट अपने एक साथ रह रहे हैं और वो उन्होंने शादी नहीं भी की है तो भी उसको भी कोर्ट्स ने कहा है कि वो भी वैलिड है। तो इस तरह की चीजों, इस तरह देखिए, कानून बनाना ठीक है, लेजिस्लेचर का मैंडेट है, कानून बनाना उनका हक है, कानून पास करना उनका हक है, पर कानून का इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट्स ही करेंगे ना, और कोर्ट्स तो वाज़ा तौर पे कहती आ रही है, कोई नई चीज तो है नहीं कोर्ट ने। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत इम्प्लीकेशन है। हाँ, जहां तक किसी का जबरदस्ती मजहब बदलवाना ये अपने आप में जुर्म है और इसके पहले से भी इसमें सजा है। जी बिल्कुल। अच्छा, चीज एक इसमें इसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया है। ऑर्डिनेंस और कानून में बुनियादी सतह पर क्या फर्क है? देखिए, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है अर्जेंसी में। अब ये ऑर्डिनेंस का जो फॉर्मुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये समझना बहुत जरूरी है। कानून बनाने का हक किसको है? पार्लियामेंट को है। जी जी। भारत की संसद की बात कहें या स्टेट सब्जेक्ट में, जिस पे जिन सब्जेक्ट्स का स्टेट सब्जेक्ट है उस पे स्टेट की असेंबलीज को है। ऑर्डिनेंस एक रूट दिया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कि अगर असेंबली या पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई कानून जरूरी है लाना, बहुत अर्जेंट है, तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रोमुलेट कर दिया जाता है और बाद में 6 महीने के अंदर उस ऑर्डिनेंस को कानून में तब्दील करना लाजमी है, या तो फिर वो ऑर्डिनेंस एक्सटेंड करना पड़ेगा जब सेशन बैठेगी। अब इस मसले पे ऑर्डिनेंस लाना, मुझे तो मतलब देखिए, ये मेरी निजी राय है, मेरा अपना ख्याल है, मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है और कुछ भी नहीं है।
भाई किसी भी मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर कोई कानून लाना चाहता है तो संसद या जो विधानसभाएं इसीलिए बनी कि उसमें बहस होती है। जी जी। उसकी ज्वाइंट कमेटी बनती है, सेलेक्ट कमेटी बनती है, वहां जाती है, पब्लिक से ओपिनियन मांगी जाती है, एक्सपर्ट से ओपिनियन मांगी जाती है, प्रॉपर डेलिब्रेशंस होती है, फिर कानून बनता है। लेकिन आजकल एक शॉर्टकट चल गया है, ये पिछले 15-20 में बहुत देखेंगे आपके ऑर्डिनेंस का फैशन है। और उसके बाद चूंकि मेरे पास मान लीजिए मैं हुकूमत में हूं, मेरे पास ब्लंट मेजोरिटी है, तो मुझे उस पर डिबेट कराने की भी जरूरत नहीं, मैं जब चाहूं तब कानून भी पास करा लूं। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं है। जब भी हुकूमतों ने इसका इस्तेमाल किया है तो उसके मतलब एक वर्किंग डेमोक्रेसी के लिए बेहतर नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ मेरठ से। जी सलीम भाई बताइए, क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल यह है कि मेरे बेटे को 2010 में 354D के फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया था। 354D? 354D जी। तो उसके जब से तारीख लगती चली आ रही है, वो खत्म कैसे होगा, जरा वकील साहब से मशवरा करके बता दीजिए। चलिए बिल्कुल, वकील साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। वकील साहब सलीम साहब ने मेरठ से कॉल किया है कि उनके बच्चे को 354D पर मुकदमा कायम हुआ है, फर्जी मुकदमा इनके हिसाब से, इनका जो कहना है। तो इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है? 354D जो है वो स्टॉकिंग होता है, मतलब आप किसी विमेन किसी भी लेडी का स्टॉक कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो। अब मुकदमा फर्जी है या फर्जी नहीं है, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, आप बिल्कुल कहेंगे, ये कोर्ट तय करेगी कि वो मुकदमा फर्जी है या नहीं। तो अगर जब मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे की एक अपनी नवैयत होती है चलने की। मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर गवाही शुरू होती है उस पे, और उसके बाद पहले प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस पेश करता है, फिर डिफेंस पेश करता है, फिर 313 के बयान होते हैं, फिर बहस होती है, फिर कोर्ट अपना फैसला देती है। तो अगर आप बेल पर हैं और मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे की जो आप उस पे मुकदमे, अब देखिए बैकलॉग्स तो हैं, मतलब, और अभी इस पैंडेमिक में और बैकलॉग्स बढ़े हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जुडिशियल सिस्टम जरा स्लो है क्योंकि बैकलॉग्स बहुत हैं, केसेस ज्यादा हैं, जजेस कम हैं, कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो मुकदमा चलेगा और अगर आप अपने मुकदमे को अच्छे से लड़े, आप ये कहते हैं कि मुकदमा आपका फर्जी है और जो आप पे मुकदमा हुआ है वो फर्जी है, तो आप ये कोर्ट में वो मुकदमा साबित नहीं होगा, आपका एक्यूटल हो जाएगा। और एक्यूटल होने के बाद कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन पे पहुंचती है कि मुकदमा फर्जी था, तो आप भी उन पे मुकदमा कर सकते हैं, मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, डैमेजेस का कर सकते हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा कर सकते हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए भाई अपना। मेरी बात यह है कि यहाँ एक रूलिंग सुनने में आया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो हल्की गाड़ियां है ना, मतलब ये मतलब मारुति वगैरह हल्की फुल्की, उनका सीट बेल्ट का लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि वो ये उस गाड़ी के लिए है जहाँ जिसमें से एक्सीडेंट के वक्त बैलून निकले ताकि वो बच जाए। हल्की गाड़ी में अगर एक्सीडेंट हो तो वो उस सीट बेल्ट में ही फंसा है, मर जाता है। मगर यहाँ के ट्रैफिक वाले अंधाधुंध दिन रात चालान ठोकते हैं और कहते हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिलता है, कि वो बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि हमें रेवेन्यू चाहिए। तो इसका खमियाजा लोगों पे पड़ता है, देना पड़ता है। नहीं, अब जो हल्की गाड़ियां उसके साथ क्या हो रहा है, एक बार दोबारा बताइएगा। हल्की गाड़ी का मतलब है जो सीट बेल्ट होता है ना ड्राइवर को, ठीक है, सीट बेल्ट लगाना, सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं। रूलिंग है, सीट बेल्ट जरूरत है। बड़ी गाड़ी जो कॉस्टली गाड़ी है जिसमें से एक्सीडेंट के वक्त बैलून निकलता है ताकि पछे वो चलाने वाला भी बचे और बाकी जो उसके साथ हो वो भी बच जाए। नहीं, सबके लिए तो नहीं होता, आगे की दो जो सीट होती है उस पर होता है। हाँ ठीक है। मगर ये जो हल्की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, मैं समझ गया। ठीक है, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। जी वकील साहब। देखिए, जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं अपने इल्म और जानकारी की बुनियाद पे कह रहा हूं, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, ऐसा कोई कानून सुप्रीम कोर्ट से मेरे निगाह में नहीं आया है, कोई लॉ कि जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो कि हल्की गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाने से आपको जो है वो आप पे कोई जुर्म आयद नहीं होगा।
देखिए सीट बेल्ट क्या है, हल्की गाड़ी या बड़ी गाड़ी की मामला नहीं है। वो सीट आपकी बेल्ट सेफ्टी के आपकी लिए। अपनी प्रोटेक्शन के जी जी लिए है। बिल्कुल। और आप कोई भी गाड़ी, जब हल्की गाड़ी में, फिर अगर ऐसा कोई कानून हो जो हल्की गाड़ी में सीट बेल्ट लग के आएगा ही नहीं कंपनी से, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। और पुलिस जुर्माना काटेगी, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन लेगी। तो और पुलिस ये इसलिए करती क्योंकि आप लगा नहीं रहे। तो आप सीट बेल्ट लगाने में लोगों को गुरेज क्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। कई मुल्कों में मैंने देखा है, बाहर मैं सिंगापुर वगैरह में मैं जब ट्रैवल किया हूं, तो मुझे तो टैक्सी ड्राइवर्स ने पीछे की सीट बेल्ट लगाने को बोला है। और हिंदुस्तान में भी मैं आपको बताऊं कि मैं खुद की बात कर रहा हूं कि मैं पीछे बैठता हूं तो भी मैं सीट बेल्ट लगाता हूं। तो सीट बेल्ट हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है। और ये आप ना सोचें कि वो हल्की गाड़ी तो आप फंस जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंपनी एक पूरा रेगुलेशन है जिसके तहत पूरी गाड़ी की क्वालिटी इंस्पेक्शंस होती हैं। और अगर वो लाइसेंस जब तक पास नहीं होती, वो गाड़ियां सड़क पे नहीं आ सकती। तो सीट बेल्ट लगाएं, उससे आप भी महफूज रहेंगे, आपके साथ के लोग भी महफूज। बिल्कुल, ये आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? ना बीजापुर, गोल गुम्बद, बीजापुर, कर्नाटका। जी सवाल पूछिए अपना भाई। सर हमारी जमीन कहीं भी यानी कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले 50 साल पीछे एकदम कम दाम में लिए हैं, तो एकदम न आज के हिसाब से न के बराबर हो। हाँ, तो वो अभी नए रेट के हिसाब से मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या तो हमें दावा कर सकते हैं? नहीं तो आपने बेच दिया उनको, फरोख्त कर दिया 50 साल पहले? हाँ 50 साल पहले आपने उनको फरोख्त कर दिया या किराए पे दिया आपने? नहीं वो ले लिए हैं वो सब। हाँ कम दाम में। नहीं तो ले लिया, डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दे दिया, बेच दिया है ना। आज के हिसाब से जीरो न के बराबर हुआ। मैं समझ गया जवाब दे। तो अभी आज के रेट के हिसाब से हमें दावा कर सकते हैं? चलिए बिल्कुल वकील साहब, अगर कुछ इसमें बेहतर जवाब दिया जा सके। इनकी जमीन एक्विजिशन हुई होगी प्रोबेबली। और ऑफ कोर्स 50 साल पहले जो जमीन की कीमत थी और आज की में बहुत फर्क है। तो अब आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। फिर इस तरह से तो हर खरीद फरोख्त जो है वो इस दायरे में आ जाएगी कि 10 साल पहले आपने 1 बीघा जमीन ली, वो 1 लाख रुपए की थी, आज वो जमीन 2 करोड़ में हो गई है, 10 लाख रुपए। तो ये तो फिर खत्म ही नहीं होगा ना कभी। तो इसमें आपका कोई राइट नहीं बनता। जी तो चलिए बहरहाल, तो नाज़रीन आपको बता दें कि आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। वकील साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अपने जो भी सवाल हैं उसके जवाब आप ले सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, मैं डिस्ट्रिक्ट बारीपोर जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, सवाल कीजिए अपना। सर मेरी 3 सालियाँ हैं, वो अपनी भाइयों से हिस्सा मांग रही है। हाँ जी 3 सालियाँ, भाई से अपनी मांग रही है। ठीक है, हिस्सा दे दो मेरे को, अपना जो शराई हिस्सा है, जो हमको जो शरा ने दिया है वो हिस्सा हमको दे दो। उससे क्या का उसे एप्लीकेशन दे दिया है जज के पास कि मैं गरीब आदमी हूँ, बहनी मेरे को जो है मेरे को हिस्सा मांग रही है। 2 साल तक हम तारीफ, उसने फिर समझ निकाला है बहनों को। फिर वो खुद हाजिर नहीं हुआ वहाँ। फिर पहले तहसीलदार ने बोला कि आपको हिस्सा देना पड़ेगा शरा के हिसाब से, जो तुम्हारे पास जायदाद है उसका हिस्सा देना पड़ेगा आपको, जो शरा बोलता है। लेकिन वो अदालत में ले गया मुकदमा। नहीं लेकिन जो शरई हक है या कानूनी हक है वो तो उसको मिलेगा ही ना बहनों को। अभी डीसी हमको फैसला नहीं दे रहा है। पहले अदालत में था, वकील किया हमने, अभी डीसी जो इसका फैसला नहीं दे रहा है। हर तारीख पर तारीख रख रहा है। चलिए बिल्कुल फरूख साहब, इसमें कुछ देखिए, अगर अदालत से इनके हक में फैसला हो गया है और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं, तो कंटेम्प्ट का मैटर है डायरेक्टली। तो अगर इनके हक में दो इसकी नवैयत है। पहली नवैयत ये है कि कोई हक न दे, और हक है तो उसके लिए आप कोर्ट गए। अगर वो आपका पार्टीशन का मुकदमा चल रहा है तो आप मुकदमे की पैरवी करें, अच्छे से लग के लड़े उसमें। और जैसा कि इनकी बातों से समझ में आ रहा था कि कोर्ट ने इनके हक में फैसला दे दिया है, लेकिन जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे हैं, या कोई प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स या जो भी साथ में मिलके। तो ये तो कंटेम्प्ट का मैटर है, कोर्ट का ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा। हर शहरी को मानना जो है कंपलसरी है। तो अगर फैसला हो चुका है और अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप कंटेम्प्ट पे जाए।
या एग्जीक्यूशन में देखें, अगर उसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या है वो देखना होगा। तो ये डिपेंड करता है। तो आप इस पे अपने लॉयर से कांटेक्ट करें, और अगर आपका मुकदमा अभी चल रहा है, पेंडिंग है, तो फिर आप कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करें। जी। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील फ़र्रुख खान साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है या कोई कानूनी उलझन आपके जहन में है तो आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ हमारे से बात भाई कर रही की हैं? शादी, मैं गोवा में रहती हूँ। ठीक है, सवाल पूछिए अपना। मेरे भाई की शादी हो गई, ठीक है। 10 साल हुआ मेरे। ठीक है। हाँ, एक बच्चा भी है उसका। हम्म। हाँ, लड़का है। अभी उन्हें झगड़े कार को गई। क्या हो गया? झगड़े तंटे काट को चली गई उन्हें अपने गांव को। ठीक है। उसका बेटा है, एक 8 साल का बेटा है उसका। हम्म। हाँ, लेको गई उन्हें। अभी दूसरी हमें शादी करे चलेगा क्या? भाई, आपके भाई की बात कर रहे हैं, दूसरी शादी करने की? हाँ, हम लोग बात कर रहे, वो नहीं बात कर रहा, हम लोग बात कर रहे थे। उनकी बीवी जो है वो चली गई, 10 साल पहले शादी हुई थी, बच्चा भी है उनसे। हाँ, बच्चा भी। वो अभी गई है, 2 साल हो गए। पहले भी ऐसे झगड़ा करके कोर्ट से लड़के आई थी। हाँ, फिर झगड़ा करके फिर चली गई। 2 साल हो गया सर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल फ़ारूक साहब, ये जानना चाह रहे हैं कि इनके भाई की शादी हो गई, एक बच्चा भी है, लेकिन जो उनकी बीवी है या अहलिया है वो लड़ाई झगड़ा करके बार बार अपने मायके चली जा रही हैं। क्या दूसरी शादी का कुछ ऑप्शन कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है और कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बन सकता है तो बना लें और अपनी अहलिया को अपने घर ले आएं, और नहीं हो सकता है तो वो सेपरेशन कर लें, डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स कर लें। रही बात दूसरी शादी की, अगर वो मुस्लिम है तो ऑफ कोर्स दूसरी शादी कर सकते हैं, और अगर वो मुस्लिम नहीं है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, और कोशिश करें कि अपनी, चूंकि बच्चा भी है तो उसका भी पूरी जिंदगी आगे है, कि कोई कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला निकल जाए, घर के बड़ों को और उन लोगों को डाल के करें। नहीं है तो फिर अलग होने की कार्रवाई करें और अपनी शादी करना है करें। जी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। जी, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब, मेरा सवाल यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे मुल्क के किन कवानीन में मुदाखलत कर सकती है? चलिए, बिल्कुल फारूक साहब। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इंटरनेशनल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन के है, जिसमें इंटरनल हमारे मुल्क के मामलात पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई दखल अंदाजी नहीं है। और अगर कोई क्रॉस बॉर्डर मैटर होता है, जैसे कुलभूषण जाधव साहब का मैटर था, तो उसके लिए जो है पाकिस्तान उनको एग्जीक्यूट करना चाहता था, तो उसके लिए इंडिया ने दरवाजा खटखटाया और उस पर हमें रिलीफ मिली इंडिया को वहां से। तो ये कंट्रीज के बीच में अगर कोई मैटर हो और उसका एक अलग पूरा मैंडेट सिस्टम है, पर कोर्ट हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई दखल अंदाजी नहीं है। अगर आपकी हाईएस्ट कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी, उसके बाद आप उसको लेके कहीं और जा नहीं सकते। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। लगातार डॉक्टर फ़ारूक साहब हमारे साथ बने हुए, जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई उलझन है तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब भी कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें, या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दें जिस वक्त आप हमसे बात करें, ताकि आपका सवाल हम तक सही तरीके से पहुँच सके और वकील साहब इसका बेहतर ढंग से जवाब दे सके। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाज़िर मकदम। हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील डॉक्टर फ़र्रुख खान साहब। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? आज मैं यूपी से बात कर रही हूँ। मेरा नाम तबस्सुम है। जी, सवाल पूछिए अपना। तो एक्चुअली में हम लोग का यहाँ पे लैंड है, तो और वो लैंड में हमारे साथ SC/ST वाले, मतलब हम दोनों का सेम ही लैंड में है। तो वो लोग क्या कर रहे कि वो लोग हम लोग पे झूठा केस डाल रहे कि हम लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं SC/ST ये सब में।
वो लोग बार बार झूठा केस डाल रहे हैं और पुलिस वाले कुछ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग डायरेक्टली केस को कोर्ट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो उसका कोई सोल्यूशन है क्या? फारूक साहब, इसका कुछ सोल्यूशन निकल सकता है? अब देखिए, अगर कोई गलत मुकदमा कर रहा है और आपको हरास कर रहा है तो ऑफ कोर्स आप क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चनिंग ऑफ FIR में। और आपको ये लेकिन प्रमा फेसाई इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि मुकदमा फर्जी है। अदरवाइज अगर मुकदमा फर्जी है और अगर हाई कोर्ट आप नहीं जाते, हाई कोर्ट इंटरटेन नहीं करती क्वेश्चन में, तो आप फिर मुकदमे को डिफेंड करें। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है आजमी साहब कि मुकदमा होना अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहती है हमारी आवाम कि मुकदमा होना। हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है जस्टिस सिस्टम का? वो ये है कि ए पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मुकदमा दर्ज होना ये बात नहीं होता कि आप कन्विक्ट हो गए, आप जो है वो घोषित डिक्लेयर हो गए कि आप कन्विक्ट हैं। जो मुकदमा करता है, क्रिमिनल मुकदमे में स्टेट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होती है, उसको ये साबित करना होता है कि आप पे जो इल्जामात लगाए गए हैं वो इल्जामात सही हैं। तो अगर मुकदमा गलत है तो वो मुकदमा धाराशायी हो जाएगा। और अगर वो एक रिपीटेड मल्टीपल सीरीज ऑफ मुकदमा चल रहा है हरास करने के लिए, तो आप किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर से कांटेक्ट करें और आप हाई कोर्ट जाएं और क्वेश्चन पिटीशन फाइल करें। पर ये डिपेंड करता है उस केस के मेरिट पे कि हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मुश्किल आम लोगों के लिए, जो गरीब है उसके लिए, कि जो केस होता है 1000-2000 रुपए फाइन के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन कई साल मुकदमा चलता है, उससे कई गुना वो वकीलों की फीस भर देता है। देखिए, ये इसके लिए काफी काम कोर्ट्स ने किया है। लीगल एड अथॉरिटी हिंदुस्तान की हर कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक है, और उसी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एक ऑफिसर, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी इक्विवेलेंट टू जज, जो जज ही होते हैं, वो डिप्टेशन पे उसके मेंबर सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। उन लोगों के लिए जो मुकदमे के अखराजात नहीं उठा सकते, लॉयर को फीस नहीं दे सकते। और लीगल एड अथॉरिटी ने बहुत शानदार काम किया है कुछ सालों में। दिल्ली वगैरह में तो काफी अच्छे काम हुए हैं, हम लोगों ने खुद देखे हैं, मैं खुद भी रहा हूं, मैंने बहुत देखे हैं। तो जो उनकी फीस सरकार देती है वो बहुत नॉमिनल होती है लेकिन मिलती है। तो अगर किसी के पास जराए नहीं है लॉयर को एंगेज करने के लिए, तो वो अपने जिले में लीगल एड में जाके लॉयर वहां हायर कर ले, वहां पे दरखास्त लगाए। वो कुछ उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपका देखते हैं, जैसे BPL कार्ड वगैरह हो या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हो, कुछ भी चीजें हो, वो इवेल्युएट करते हैं कि आप वाकई नीडी हैं, आप नीडी हैं, तो वो आपको एक लॉयर एंगेज करके दे देंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? भाई मैं तेलंगाना हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। भाई 2014 में एक बच्ची की हमने शादी करी थी, तकरीबन 10 महीने पहले, फरवरी में। तो बच्ची का जो है शौहर का इंतकाल हुआ 2014 में। ठीक है। तो बच्ची के शौहर का इंतकाल हुआ, इसके बाद जो है मतलब कि 2 दिन के बाद जो है डिलीवरी हुई बच्ची को। बेटा, अल्लाह पाक ने बेटा दे दिया। ठीक है। शौहर इंतकाल के बाद 2 दिन के बाद अब वो बच्ची जो है अब तक तो मेरे पास ही है, हमारे रिश्तेदारों में है। बच्ची जो है अब दोबारा शादी करना चाह रही है। तो बच्ची जो है शादी अब कितने बार मैं कितने दिन, मेरी जवानी है, मेरा कोई नहीं चाहिए, कोई उम्र नहीं हुई, छोटी उम्र में उसकी शादी कर लेती हूँ बोल रही। अब बच्चा जो है दादा दादी का हक है उनका, मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक आलिम हूँ, लेकिन जो वो लोग जो है वो उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी देने को राजी नहीं है। बच्चे की उम्र अभी कितनी है? तकरीबन 6 साल। मतलब 2014 से अब तक 7 साल चल रहा था। ठीक है। तो ये जो है, अगर वो दहेज के सामान भी दिए थे हम लोग ने, वो पूरा तोड़ फोड़ के वापस दे दिए। अब वो बच्चा तो जो है, बच्ची शादी करते हैं, बच्चा जो है बोलता है मैं तुम्हारे पास ही रहता हूँ, मैं नहीं जाता दादा दादी करे। तो अब उसका क्या हल निकल सकता है अपने वकील साहब के जरिए से? चलिए, बिल्कुल फारूक साहब सुन रहे हैं आपकी बात। फारूक साहब, क्या बेहतर हल निकल सकता है इसका? देखिए, जहां तक प्रॉपर्टी का मैटर है, मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में कहा है कि
इनहेरिटेंस के मैटर में मैं डायरेक्टली एडवाइज नहीं करता, क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए तो मैं इन्हें ये सलाह दूंगा कि वो लॉयर से कांटेक्ट करें, ताकि वो सारी चीज़ों को देख के और बेहतर आपको सलाह दे सकें। जहाँ तक बच्चे की कस्टडी का मामला है, उसके लिए आप अगर बच्चा खुद नहीं रहना चाहता दादा दादी के साथ, वो अपनी वालदा के साथ रहना चाहता है, तो आप बच्चा आप कस्टडी का मुकदमा फाइल करें। आपको कस्टडी एंड गार्जियनशिप एक्ट में मुकदमा फाइल करना पड़ेगा, और उसके तहत उस मुकदमे में ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी कि बच्चे की बेहतरी जो है वो आपके साथ है। और 7-8 साल का बच्चा है तो कोर्ट्स उससे भी कभी कभी इंटरेक्शन कर लेती है, तो कोर्ट सारी चीजों को तय करके कस्टडी जो है उसकी डिक्लेयर करेगी कि किसके पास जाएगी। नॉर्मली अगर मतलब टेक्निकली ठीक है कि दूसरी शादी होने के बाद वो दादा दादी के पास बच्चे की चीजें चली जाती हैं, लेकिन नॉर्मली हमने हालिया के दिनों में देखा है कि वालदा जहाँ दूसरी शादी मोहतरमा की हो रही है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे को भी, तो नॉर्मली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करती हैं और माँ के साथ ही बच्चे को अटैच कर देती है। तो ये पर ये डिपेंड करता है केस के मेरिट्स पे, आपको इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। नहीं फारूक साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि लड़की को एक बेटा है, अगर इसकी कहीं शादी हो जाती है तो शादी के बाद उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो जाहिर सी बात उसकी जायदाद में उसका हिस्सा होगा, तो क्या पहले जो उसके वालिद थे या दादा दादी है वहां पे भी उसको हिस्सा मिल सकता है? हिस्सा तो देखिए, हमारे यहाँ एक चीज हमें समझनी चाहिए, हिस्सा जिंदगी में कैसे मिलेगा? हिस्सा तो जो प्रॉपर्टी का इस वक्त मालिक है, अगर मैं प्रॉपर्टी मेरी कोई जायदाद है तो मेरे बच्चे मेरी जिंदगी मुझसे हिस्सा कैसे मांग सकते हैं? नहीं, वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, लड़की ने दूसरी शादी भी कर ली है, जहां पे गई उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने, तो उस सिस्टम में क्या हो सकता है? अगर बच्चा उनकी कस्टडी में जाता है तो उसका ऑफ कोर्स राइट क्रिएट होगा वहां पे। मैंने कहा ना कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट होते हैं। इनहेरिटेंस के मामले में इस्लामिक लॉ में 32-34 सिचुएशंस हैं। उन सिचुएशंस में आपके फैक्ट्स को डाल के इवैल्यूएट करना पड़ता है। कितने भाई हैं, जो प्रॉपर्टी अभी दादा के पास है, क्या उसमें दादा के उनके भाइयों के साथ बंटवारा हो चुका है? दादा के बाद जो इनके दामाद साहब का इंतकाल हुआ, उनके कितने भाई हैं, बहनें हैं, क्या वो मकरूज थे, क्या कोई उनकी वसीयत है? बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। उन चीजों के बेसिस के आधार पे ही हम कंप्यूटेशन करते हैं कि आपका हिस्सा बनता है या आपका हिस्सा नहीं बनता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, इमरान। जी सवाल पूछिए इमरान साहब। जी मेरा सवाल ये था कि जी सवाल पूछिए। जी बिल्कुल सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए या टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए, बराए मेहरबानी। जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी 2013 में। ठीक है। तो उनके वाइफ ने उनको डिवोर्स दे दिया और केस फाइल किया। ठीक है। फिर वो केस चल रहा था, फिर उनको सेटलमेंट की आई बात। सेटलमेंट में जो है लोग जो है सेटलमेंट कर लिए थे, फिर से लोग जो है इनकार कर दिया उसको, चीज को। फिर कोर्ट का जो ऑर्डर आया 2014 में, ऑर्डर आया कि मंथली 4000 रुपीज आप समथिंग देंगे बोल सकते। तो इसके विषय कैसा कर सकते हैं? चलिए बिल्कुल बताया जाएगा। फारूक साहब देखिए, अगर कोई सेटलमेंट हुआ और वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ गया और कोर्ट ने सेटलमेंट के बेसिस पे डिग्री कर दी, तो उससे तो आप बाहर नहीं निकल सकता कोई भी, आप या आप वो। और अगर वो सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट हुआ और कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं आया, तो वो सेटलमेंट से कोर्ट बाउंड भी नहीं है। और कोर्ट ने अगर कोई मंथली इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस बांधा है तो वो किसी मेरिट पे बांधा होगा। अगर आपको लगता है कि आप उस ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं और सेटलमेंट का ब्रीच हुआ है, तो आप उस चीज को लेके एपीलेट कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, सवाल पूछिए अपना। पहले नाम बताइए अपना। सर मुश्ताक अहमद है मेरा नाम। जी, सवाल पूछिए। सर 20 साल पहले हमने दूसरे घर से मुआहदा किया है कि उन्होंने हमारी जमीन ले ली है, उसके अगेंस्ट उन्हें रास्ता दिया है मकान के लिए, लेकिन उन्हें रास्ता बंद कर दिया। 20 साल के बाद उन्होंने वो स्टेटस लाया है, लेकिन हम अंदर जमीन आपसे लिया, उसके बदले में आपको रास्ता दिया। रास्ता दिया, और अब वो रास्ता से चलने नहीं देते हैं। वो कोई लकड़ी लेनी है, अंदर बालन लेना है अंदर। नहीं, कोई तहरीरी तौर पर है या जबानी था? जो आपको रास्ता दिया गया उसके लिए कुछ तहरीरी तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपके पास या जबानी था? हाँ सर, वो गाँव में किया है, लेकिन सर वो अंदर कुछ लकड़ी नहीं लेने देते हैं, और कुछ बालन, सर्दियों का मौसम है, इस वक्त हम परेशान है। मेरी बीवी गाड़ी की प्रॉब्लम है, जब वो बाहर निकलते हैं, बाहर से वो गाड़ियां लगाते हैं, बाहर नहीं जाने देते, बोलते हैं कि आपने उसको सिटेस्ट लाए हैं, वो मतलब सिटे लाए हैं। चलिए, बिल्कुल जो भी इसका बेहतर हल होगा बताया जाएगा। फारूक साहब, सवाल ये समझ में आया कि रास्ता घर पे जाने के लिए उन्होंने एक लिया था, उसके बदले में कहीं और जमीन दी थी, लेकिन अब वो 20 साल पहले की बात है, अब वो रास्ता देने से मना कर रहा है। नहीं, रास्ता अगर कोई ऐसी चीज है तो ऐसे मना तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है या कोई इनके राइट पे इन्फ्रेंच कर रहा है तो इनको कोर्ट जाना होगा और तुरंत इनको मुकदमा फाइल करना पड़ेगा मैंडेटरी इंजंक्शन पर, ताकि इनके रास्ते पे कोई दिक्कत ना आए। और आपको ये सारी बातें कोर्ट में दिखानी पड़ेंगी कि आप 20 साल से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको ये भी दिखानी होगी कि आपने इसके एवज में जमीन दी थी और इसके बिना आपके लिए अगर ये रास्ता यूज नहीं है तो इसके लिए इसके बिना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर कोर्ट आपको फैसला देगी कि आपके हक में या आपके खिलाफ मेरिट को कंसिडर करके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। बॉडी नहीं है, जिम से 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्ज। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील डॉक्टर फारूक खान साहब, जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से है। जी इकबाल साहब, बताइए, सवाल पूछिए अपना। साहब, मेरी पहली औरत थी, उसकी डेथ हो गई, उसके 4 बच्चे हैं। ठीक है। फिर मैंने दूसरी शादी की। ठीक है। फिर उसको जो है मैंने तलाक दे दी और फिर खुला भी मांग लिया था। तो फिर उसको कोर्ट में चली गई। कोर्ट में उसने अपना खर्चा मांगा। ठीक है। फिर 2 बच्चे थे उसके पास में। उस वक्त तो वो बच्चे छोटे थे, एक 2 साल का था, एक 1 साल का था। ठीक है। तो फिर उन्होंने मेंटेनेंस मांगा, 15-16 साल तक मैंने मेंटेनेंस दे दिया उसको। अब वो मैंने तीसरी शादी भी कर ली, उससे भी एक बच्चा है। अब वो जो है, मुझे ऐसा डाउट है, मेरी उम्र 73 साल की है, क्या मेरे मरने के बाद में कोई मेरे बच्चों को परेशान तो नहीं करेंगे जिस बच्चों में वो मकान में रह रहे हैं? तो
तो कौन से बच्चे? पहली वाले के 4 बच्चे हैं, दूसरी वाले के 2 हैं, तीसरी वाले के भी हैं, किन बच्चों की बात कर रहे हैं? दूसरी वाली का, जिसको मैंने तलाक दे रखा। तो किसका डर है, कौन परेशान करेगा उसको? दूसरी वाले के बच्चे हैं। नहीं, परेशान कौन करेगा उसको? उसको कोई परेशान नहीं करेंगे, वो हमारे बच्चों को कोई परेशान नहीं करते। बच्चे जो आपके अभी बच्चे उनको परेशान ना करें। हाँ ठीक है। फरूक साहब क्यों का जो मैं अब कोई प्रिवेंटिव एक्शन तो इसमें है नहीं। अब किसका क्या हक है, बिल्कुल आगे अब क्या होगा, अब कैसे बताया जाए, ये तो मैं आज कोई भी कैसे इसको एनविजाज कर सकता है। तो कोई प्रिएम्प्टिव चीज तो इसकी है नहीं। बाकी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, एक चीज और भी आजमी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी प्रिविलेज और कॉन्फिडेंशियल होती हैं, राइट। तो उन चीजों पे डिस्कशन करना ऐसे ओपन प्रोग्राम में बेहतर भी नहीं होता। तो उसके लिए बेहतर मैं इनको यही रिकमेंड करूंगा कि कोई अगर ये प्रिएम्प्टिव एक्शन लेना चाहते हैं तो ये अपने जिले में, अपने शहर में जो कोई कायदे का जो फैमिली मैटर्स को या सिविल मैटर्स को जो लॉयर समझते हो बेहतर, उनको एंगेज करें और उनसे प्रोफेशनल एडवाइस लेके एक्ट करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल जो है ये ड्रॉप हो गया। तो नाज़रीन आपको बता दें कि हमारे साथ फ़ारूक साहब लगातार जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई उलझन है, तो आप कॉल कर सकते हैं और उसका जो भी कानून की नज़र में बेहतर जो भी सलाह होगी वो आपको दी जाएगी। तो फ़ारूक साहब लगातार बात कर रहे हैं, ज़्यादातर कॉल जो है वो जायदाद को लेकर और उसके बंटवारे को लेकर आ रही है। जायदाद या संपत्ति कहते किसे हैं कानून की नज़र में? प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में, इमूवेबल तो आप समझ गए, जमीन है, घर है, और मूवेबल में गाड़ी है, इक्विपमेंट है, और आपको शेयर है, बहुत सारी चीजें हैं जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है। और उसका एक बड़ा ब्रॉड डेफिनेशन है, और उस पे कौन सी नॉन इनकम्बर्ड है, कौन सी इनकम्बर्ड है, उसकी कोई लियन है, प्लेज है, आपका राइट उस पे कितना है, शेयर्ड है, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है। एक बड़ा ब्रॉड डिस्कशन का टॉपिक है, और कई कानून है इसकी जिसके तहत ये गवर्न होता है। जी अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और पैदा होता है, मुस्लिम और हिंदू की जायदाद की तकसीम में क्या कुछ फ़र्क रहता है कानूनी एतबार से? जी बहुत फ़र्क है। मुस्लिम में जो प्रॉपर्टीज़ का जो डिवीज़न है वो शरईयत लॉ के हिसाब से शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के दायरे में होता है, और हिंदू फैमिलीज़ में जो है वो सक्सेशन एक्ट के तहत होता है। और हिंदू में बहुत सारे लॉ के डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। अभी हालिया तौर पे एग्रीकल्चरल राइट्स में पहले हिंदू वुमेन के राइट नहीं होते थे, उसको भी राइट क्रिएट कर दिया है कोर्ट ने। और मुस्लिम्स में जो चीज़ें जो कुरानिक कमांडमेंट है वो फॉलो होती रहती है, वो फेयर भी है और जस्ट भी, और वो आज भी इम्प्लीमेंट होती है। जी चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा सवाल है, मेरी जो घर वाली है उसके जरा बाप दादा की ये है, प्रॉपर्टी है, खेत है। ठीक है। हेलो जी जी बोलिए, सवाल कीजिए। हाँ, मेरी घर वाली के परदादा की और दादा की खेत है, उसके अंदर उसकी माँ और 2 भाई जो है उसको हिस्सा नहीं देना चाहते। हेलो जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल आवाज आ रही है। एक खेत में उनका नाम है और एक खेत में से उनका नाम निकाला हुआ है, तो वो उनका दूसरे खेत में नाम लगेगा या नहीं लगेगा? अभी गुलबर्गा हाई कोर्ट ने उनको जजमेंट की एक कॉपी दिए लाए, लेकिन एक खेत में से उनका नाम निकाला रहा है, वो उनको देना नाम कब से निकाला? पहले से नहीं था या बाद में उन्होंने निकलवाया किसी तरीके से? नहीं, वो तीनों बहनों की सही लेके जाके नाम निकाला हुआ है, वो हमको पता नहीं था, अब भी मालूम हो गया। लेकिन एक खेत में नाम है उनका, तो वो उस खेत के नाम पर से दूसरे खेत में नाम लगेगा क्या? चलिए बिल्कुल बताया जाएगा।
तो फारूक साहब, क्या इसका कुछ बेहतर जवाब दिया जा सकता है? नहीं, ये तो कोर्ट का ही मैटर है। अगर एक खेत में नाम है, एक खेत में नाम नहीं है, ये कोई उसके एवज में कोई आप पैरिटी क्लेम करते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि बेहतर होगा ऐसे कहना इसको। हाँ, अगर आप ये एजर्ट करते हैं कि आपका राइट है और आपके जो लेजिटिमेट जो कानूनी जो आपके हकूक हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, आप फाइल करें मुकदमा, उस पार्टीशन फाइल करें, या जो भी आपको प्रॉपर्ली एडवाइज हो वो आप एक्शन लें। उसके बेसिस पे कोर्ट ये तय करेगी, इवैल्यूएट करेगी कि भाई आपका कितना हिस्सा बनता है, और वो अगर कोर्ट आपकी बात से कन्विंस होगी कानून के दायरे में, तो आपके हक में फैसला देगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। फारूक साहब लगातार हमारे साथ बने हुए, जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। फारूक साहब, यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी जायदाद की। ख़ानदानी जायदाद में बेटियों का हक भाइयों के बराबर होगा। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, लेकिन शरई कानून अगर मुस्लिम को ये है तो शरई कानून के एतबार से भाइयों को ज़्यादा हिस्सा मिलता है, तो इसमें किस तरह से तकसीम होगा? वैसे ही होगा। ये मैं जवाब जैसे मैंने अभी आपको दिया, और ये एक कॉम्प्लिकेशन, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। इनहेरिटेंस और जो स्टेट का बंटवारा है, ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड लिटिगेशन होती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ख्याल में रखना होता है, और उसके बाद ही प्रॉपर्टी का बंटवारा इफेक्ट होता है। तो प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले में मैं यही कहता हूँ कि अगर वैसे हक्कन इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि आपस में अगर इसमें एमिकेबली कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो बेहतर है, और नहीं निकलता है तो फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, पार्टीशन का मुकदमा फाइल करें, और फिर ये कोर्ट तय करेगी कि किसका क्या हिस्सा है और किसका क्या हिस्सा नहीं है। जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गालबन कॉल जो ड्रॉप हो गई। फिलहाल वक्त हो चला है नाज़रीन एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए अपना। सर हाँ जी, सवाल कीजिए अपना। क्या सवाल सर, बात ये कि मैं 18/9 में रिटायर हो गया। कब? 98 में? 18/9 में रिटायर अच्छा, हो गया। 18 नवंबर। हाँ जी, ठीक है। अभी तो ऑफिस वाले मेरे को लीव सैलरी नहीं देते, हाजल करके मैं थक गया, 2.5 साल हो गया। इसमें कोई लॉ है? नहीं, सवाल एक बार फिर कीजिए। 18 नवंबर को आप रिटायर हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब मैं 18/9 में, समझो 2.5 साल हो गया है। अच्छा, 22 साल हो गया। हाँ जी, अभी तो लीव सैलरी नहीं देते हैं। तो नहीं, 22 साल हो गया रिटायर हो गया, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही है, ऑफिस वाले देते नहीं लीव से, आजकल करते हैं, रोज मुझे टाल मटोल करते हैं। ऐसा ही जब ऑर्डर भी निकाला, आपके लीव सैलरी बन गया 4,25,000, तो मगर देते नहीं। चलिए बिल्कुल जो भी बेहतर होगा इसका जवाब दिया फरोख साहब। पर 22 साल से आपने कुछ किया नहीं। 22 साल हो गए रिटायर होके बोल रहे हैं। आपने रिप्रेजेंटेशंस नहीं दिए, आप कोर्ट नहीं गए। 22 साल तो बहुत बड़ा वक्फा हो जाता है। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये तो बड़ी मतलब मुझे लगता है कि आपने बेहतर नहीं किया। आप इसमें हर डिपार्टमेंट में एक रूल्स के हिसाब से अथॉरिटीज होती हैं, फिर एपलेट अथॉरिटीज होती हैं, उसके बाद फिर आपकी बातें सुनती तो आप कैट जा सकते हैं। उसकी अगर आपका डिपार्टमेंट कैट के दायरे में नहीं आता तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो दिस ऑल डिपेंड्स। तो इतना वक्फा आप बैठे रहे, ये बड़ा इसमें ये बहुत एक डेंजरस फिनोमेना है। आप इसमें लॉयर से कंसल्ट करें, किसी से जो आप जिन्हें जानते हो उन्हें अपना डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं, जो भी आपने कम्युनिकेशंस की हैं, फॉलो अप किया है, उसके बेसिस पे आप कोर्ट जाएं। जी, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि आमतौर से जो आम आदमी है वो कोर्ट और कचहरी से घबराता है। शायद इस वजह से क्राइम और बढ़ता जा रहा है या बुराइयां और बढ़ती जा रही हैं। अगर कोई मसला होता है अदालत नहीं जाता है, आदमी खामोश बैठ जाता है। नहीं, मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि नहीं, लोग जाते तो हैं, कुछ लोग खामोश बैठ जाते। देखिए, घबराने से काम नहीं चलने वाला आजमी साहब। अब सिचुएशन अगर कोई चीज सामने आ गई है, चाहे वो पुलिस की हो, अगर आप बीमार हैं
तो आप अस्पताल नहीं जाएंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? तो अगर आपकी कोई कानूनी परेशानी है तो आप कचहरी नहीं जाएंगे तो आपकी परेशानी दूर कैसे होगी? तो अगर आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे जो आपको आईन ने आपको हुकूक दिए हुए हैं, तो फिर इस पे कोई और क्या कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस बात से बिल्कुल जो है वो डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि अदालत जाएंगे तो और परेशान हो जाएंगे और फंस जाएंगे। अगर आपका मामला है और आपका मामला जायज है तो अदालत में आपकी सुनवाई होगी और अदालत इंशाल्लाह आपके हक में फैसला करेगा, पर आपको कन्विंस करना पड़ेगा सबूतों के आधार पे। अदालत जो है वो हमारी जबानों के हिसाब से नहीं चलती कि हम क्या बोल रहे हैं। अदालत को सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए। अदालत को बहुत सारी चीजें कोरेबोरेट करनी पड़ती हैं, फिर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि मुकदमा है भी कि नहीं है। तो किसी चीज से भागना मुझे लगता है कि इलाज नहीं है, आपको अपने राइट्स एक्सरसाइज करने चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए भाई अपना। नहीं, यहाँ से वकील साहब कोई है, उसे सवाल करना चाहता हूँ। जी यहाँ पर वकील है ना, वकील साहब। हाँ सवाल कीजिए। मेरे एक रिक्वेस्ट है, मुझे 2011 से गवर्नमेंट मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ठीक है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ठीक है जी। हमें 2011 में हमें गोल्डन हैंडशेक किया गया है। क्या किया गया है? गोल्डन हैंडशेक यानी वारंटी में किया, हमको निकाला गया। 2011 में निकाल दिया गया। हाँ ठीक है। लेकिन उनके बोला हमको 2011 में हमें सब क्लोज करने हैं, लेकिन उन्हें क्लोज नहीं किया है। आप मुझे बताइए, लेकिन इसके बराबर उन्होंने जो दे दिया मास प्रमोशन 2012 में और डिलीवरी को किया मुस्तकिल, और जो फैक्ट्री हम काम करते हैं वो भी चालू किया है, और दिया एक्सटेंड जो रिटायर हुए उनको भी एक्सटेंड दिया। इसके लिए क्लेम करना चाहते हो, ये क्या मामला हो गया हमारे पास? ना आंसर कीजिए। फरूक साहब सवाल क्या समझ में आया इनको? आपको कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत। देखिए, अगर ये एग्रीव्ड हैं कि इनको जो टर्मिनेट किया गया एम्प्लॉयमेंट से और इनके हकूक नहीं दिए गए, तो इसके 2 एंगल है। पहले ये कि इनका जो एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन है वो जायज है या नाजायज है, ये भी कोर्ट लेवल, अगर ये लेबर कोर्ट का मामला है तो लेबर कोर्ट इवैल्यूएट करेगी, वरना मेन कोर्ट्स करेंगे जहां भी मामला बनता है जुरिस्डिक्शन का। नंबर 1। नंबर 2, अगर टर्मिनेशन को जायज मान लेती है कोर्ट की नहीं टर्मिनेशन जायज था, तो जो इनके हुकूक, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं या टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं, वो इनको मिले या नहीं मिले, उसके लिए अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे मसलों में मैं लोगों को यही कहूंगा, आपके व्यूअर्स को, जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हो, कि ऐसे मसले में देर न किया करें। ये भी 2011 का मामला है, पहले 22 साल पुराना मामला है। इमीडिएटली एक्शन लें। अगर आप खुद अपने हुकूक पे सोए रहेंगे तो आपकी मदद कोई क्यों करेगा? जी चलिए, बिल्कुल बेहतर है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद ओवैस जमाल है। जी ये याकूतपुर से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सवाल पूछिए भाई अपना। वकील साहब से 2 सवाल पूछना है मुझे। एक तो LRS और BRS करवाना जरूरी है क्या, और दूसरा ये जजमेंट के ताल्लुक से जानना था कि बहुत लेट जजमेंट्स आते हैं, कुछ इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है? क्योंकि पेंडिंग केसेस इतने पेंडिंग हो रहे हैं कि जो हम केस कर देते हैं पब्लिक, मगर जो है केस पेंडिंग होते आता है। तो इस दो सोल्यूशन जानना था मुझे। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। फरूक साहब 2 सवाल इनके हैं। LRS से पहले भी हमने बात किया था, तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है ज़मीन के लिए, और जजमेंट बहुत लेट आता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। आदमी इस वजह से घबराता है क्योंकि जजमेंट में बहुत देरी होती है और इतना लंबा वो खींचना नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। देखिए, स्कीम पे तो हम लोग बात कई बार कर चुके हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है और उसमें अपने अलग उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और जहां तक बात जजमेंट, देखिए अब डिले के साथ एक प्रॉब्लम है, जो मैं कहता हूं कि ये प्रॉब्लम कोई इंटेंशनल प्रॉब्लम नहीं है। आप कोर्ट्स की भी प्रॉब्लम समझे, हम लोग ओवरबर्डन है कोर्ट्स पर।
पर 1000 जो जजेस की लिमिट है वो बहुत कम है हमारे यहाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। अब उस जितना भी सिस्टम है उसमें काम तो हो ही रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को कई बार कॉग्निजेंस ले चुका है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में देरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी के लिए, पर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप किसी चीज से एग्रीव्ड हैं तो आप इसलिए कोर्ट में जाएं कि ये बहुत वक्त लगेगा, तो फिर तो वो आपके हाथ से वैसे भी नहीं बच रहा है। तो आप कोशिश करें, और मैं ये जानता हूं कि अगर मुकदमे की पैरवी अच्छे से की जाए तो मुकदमे की जल्दी भी सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है। तो कितने और कोर्ट्स भी, आजमी साहब, इन चीज को देखती है, कोर्ट भी ये समझती है कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है तो कोर्ट उसको प्रायोरिटाइज करती है, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। एक कॉल और आया था हमारे पास कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर कैसे हासिल करें, अगर कोई केस हो गया है और स्टे लेना चाह रहे हैं तो क्या तरीका हो सकता है उसका? स्टे लेने के लिए 3 कार्डिनल रूल्स हैं। मैं आपको, आपके व्यूअर्स को बता दूं। पहला ये कि यू मस्ट हैव एन एक्सीलेंट प्रिमा फेसी केस, आपका मुकदमा बहुत बढ़िया बेहतरीन होना चाहिए। नंबर 2, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके हक में होना चाहिए। नंबर 3 ये कि अगर आप कोर्ट को ये कन्विंस कर सकें कि जिस ऑर्डर के अगेंस्ट, जिस एक्शन के अगेंस्ट आप स्टे मांग रहे हैं वो नहीं अगर आपको दिया गया तो इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा। अगर कोर्ट इन 3 चीजों पे कन्विंस्ड है आपसे, तो आपको कोर्ट कोई ना कोई ऑर्डर देके आपके राइट को प्रोटेक्ट करेगी। पर ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो कोर्ट क्या आपकी प्रोटेक्शन देगी और आपके मुकदमे में क्या मजबूती है, क्या मेरिट्स हैं। तो ये केस टू केस पे डिपेंड करता है। जी चलिए, डॉक्टर फर्रुख खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, इस हफ्ते इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।